किन्नान वास्तव में जानना चाहता था कि उसने कभी नहीं सोचा था आत्मा संप्रदाय के किन्नान के हाथों में कितने शक्तिशाली साधारण कृपाण से वास्तव में जिस क्षण कबीले की नजर उस ओर गई, इस समय उसे लगा कि उसके पास नजर पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही दोनों नजरें टकराई, लोगों की आंखों के नीचे का चेहरा कृपाण अचानक बदल गया। तीखी रोशनी विशाल सफेद बाघ के सिर के ऊपर से जोरदार तरीके से टकराई। शक्तिशाली और अत्याचारी सफेद बाघ को एक पल में बलपूर्वक टुकड़ों में काट दिया गया। आह! किन चांगकोंग ने एक दयनीय चीख निकाली, क्योंकि उसका शरीर पतंग की डोर की तरह अलग हो गया था। वो मारा गया, सीधा दीवार से जा टकराया। इस मैच का नतीजा सिर्फ एक ही चाल में तय हो गया। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल एक घातक सन्नाटे में डूब गया और भीड़ ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। कुछ पल पहले का दृश्य एक सपने जैसा लग रहा था। वे बस अपने होश में आने में असमर्थ थे। किन चांगकोंग वास्तव में हार गया? किन कबीले का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में हार गया था? किन चांगकोंग, जिसके पास 5वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, वास्तव में किन्नान के खिलाफ जीतने में असमर्थ था, जिसने अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल भी नहीं किया था। कैसे? ये कैसे संभव है? नानर, तुम। किन कबीले के नंबर एक विशेषज्ञ होने के नाते किन तियान सबसे पहले अपने होश में आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता दिखाई दी। तुम्हारी कृपाण कला, क्या यह मध्यम वर्गीय मार्शल स्किल थंडर क्रैश स्वॉर्ड आर्ट है? हाँ, यह निश्चित रूप से मेरा बेटा है। तुमने वास्तव में अपनी कृपाण कला को इस हद तक निखारा है। हालांकि ये सच्चे कृपाण के साथ एक स्तर पर नहीं है, लेकिन ये पहले से ही इसके प्रवेश को छू चुका है। किन तियान ने अपने पिछले रवैये को भुला दिया। उसका रंग बहुत ही खिलखिला रहा था। हालांकि उसके शब्द अचानक गड़गड़ाहट की तरह थे। एक बार फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में फेंके गए और उपस्थित लोगों को सदमे से अभिभूत कर दिया। किन्नान ने वास्तव में एक मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल का उपयोग किया था। उसने एक मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल का उपयोग किया और वन विद द सेबर स्टेज के दरवाजे खटखटाए। इतना ही नहीं, बल्कि उसने किन चांगकोंग को भी हराया था, जिसने एक उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल का उपयोग किया था और उसके पास 5वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट भी थी। इस क्षण में उपस्थित लोगों और बुजुर्गों ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक झुलसने वाली गर्मी महसूस की। उन्होंने किन्नान के मार्शल स्पिरिट ग्रेड का मजाक उड़ाया, दावा किया कि उनकी साधना बेकार है। लेकिन फिर किन्नान की बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा। हालांकि अभी उन्होंने किन्नान का एक बार फिर से किन चांगकोंग से द्वंद्व अनुरोध स्वीकार करने के लिए उपहास किया, ये मानते हुए कि वो अपनी हार का कारण बन रहा था। लेकिन एक बार फिर वे किन्नान की चौंकाने वाली क्षमताओं से चौंक गए। इसने भीड़ को किन्नान की पिछली उपलब्धियों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या हुआ अगर ये केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था? एक जीनियस तो जीनियस होता है, किसी की प्रतिभा को दबा पाना असंभव है। अगले ही पल उन्होंने सीधे किन्नान की ओर देखा। उनकी आंखें अब तिरस्कार से बंद नहीं थी। हालांकि एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के भविष्य में कोई संभावना नहीं होती है, और ये किन चांगकोंग के साथ अतुलनीय है। वर्तमान किन्नान विजयी हुआ। चाहे कुछ भी हो, वो वही था जिसने जीत का दावा किया था, इसलिए कोई केवल उसका सम्मान कर सकता था। तुम किन तिबा ने अपने हाथ फैलाए और कांपती उंगलियों से किन्नान की ओर इशारा किया। उसने लगातार तुम को 10 बार दोहराया, इससे पहले कि पू की आवाज सुनाई दे। वो इतना क्रोधित था कि उसे खून की खांसी होने लगी। मूल रूप से किन तियान को किन तिबा द्वारा प्रतिस्थापित करने का मामला पहले ही समाप्त हो चुका था। हालांकि किसने सोचा होगा कि किन्नान बीच में आ जाएगा। किन तिबा कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था? हालांकि चाहे वो कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वो इसे अपने दिल में ही दबाए रख सकता था। इससे उसके भीतर अंदरूनी चोटें लगने लगी। असंभव, ये कैसे संभव है? एक तीखी आवाज गूंजी।
किन चांगकोंग गुस्से से भरे चेहरे के साथ खड़ा हुआ और पागलों की तरह चिल्लाया, तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मैं प्रतिभाशाली हूं, तुम सिर्फ बेकार हो। इस समय किन चांगकोंग आखिरकार पागल हो गया था, क्योंकि वो बिना किसी कारण के बात कर रहा था। एक तुच्छ बेकार आदमी से हारने के बाद किन चांगकोंग पागल कैसे नहीं हो सकता था, जिसके पास प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। इसके अलावा उसने अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल भी नहीं किया, जबकि किन चांगकोंग ने खुद एक उच्च श्रेणी के मार्शल स्किल और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। मैं किन चांगकोंग को किन कबीले में नंबर एक प्रतिभाशाली होना चाहिए। किन नान का चेहरा भावहीन था। अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो उसे ठंडे पसीने की एक परत दिखाई देगी। जैसा कि किन तियान ने पहले कहा था, किन नान ने केवल वन विद द सेबर रियल्म के प्रवेश द्वार को छुआ था। अभी अभी उसने जो सांस रोक देने वाला चॉप इस्तेमाल किया था, वो उसकी शारीरिक क्षमताओं से कहीं ज्यादा था। कुछ तो बोलो, किन चांगकोंग चिल्लाता रहा, तुम बेकार हो, कुछ तो बोलो। यद्यपि किन नान की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उसकी आंखें पहले जैसी ही थी। एक ठंडी आभा बिखेर रही थी। किन चांगकोंग, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी 5वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट प्रभावशाली है। मैं तुम्हें बता दूं, लोगों से परे लोग हैं और स्वर्ग से परे स्वर्ग है। इसलिए तुम्हें खुद को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। यह देखते हुए कि तुम किन कबीले के शिष्य हो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। आज तुम मेरे बराबर नहीं हो और न ही भविष्य में होगे। इसलिए अपनी कुत्ते जैसी आंखों से लोगों को नीचा मत देखो। तुम किन चांगकोंग इतना क्रोधित हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा बैंगनी हो गया। फिर भी अप्रत्याशित रूप से वो पलटवार करने में असमर्थ था। उपस्थित लोगों ने महसूस किया कि उनके चेहरे एक बार फिर से जल गए। ऐसा लगा जैसे किन नान ने जो शब्द कहे थे वे उनके लिए भी निर्देशित थे। किन नान, मैं निश्चित रूप से इस बारे में नहीं भूलूंगा। एक बार कचरा, हमेशा कचरा। आज तुमने मुझे हरा दिया होगा, लेकिन क्या हुआ? भविष्य में मैं रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य बनूंगा, जबकि तुम कुछ भी नहीं रहोगे। पिता, चलो हम चलते हैं। जैसे ही किंग चांगकोंग इस बिंदु पर पहुंचा, उसने किन नान की आंखों में ठंडक महसूस की। उसका दिल अचानक कांप उठा और उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और उसने किन तिबा को घसीट कर जाने के लिए कहा। अगर वे और अधिक समय तक रुकते तो ये उनके लिए और अधिक अपमान लाता। जैसे ही पिता और पुत्र चले गए, सम्मेलन हॉल का माहौल एक बार फिर से जम गया। पहले कुछ उपस्थित लोग थे जो उस अवसर को जब्त करना चाहते थे और भाग जाना चाहते थे। अपने ऊपर किन नान की नजर महसूस करने के बाद वे केवल इसे सहन कर सकते थे और रुक सकते थे। वास्तव में उन्हें किन नान से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान की साधना निश्चित रूप से उनके लिए नहीं थी। इसके अलावा किन नान की वर्तमान ताकत केवल अस्थायी रूप से अधिक मजबूत थी। दिन के अंत में उनकी मार्शल स्पिरिट केवल प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की थी। ये किन चांगकोंग के बराबर नहीं थी। हालांकि क्योंकि किन नान ने किन चांगकोंग को जीत लिया था, जो उनके दिल में शिखर पर खड़ा था, इसने उनके स्वभाव को भय पैदा करने के लिए प्रेरित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वर्तमान लोग अभी भी मेरे पिता पर महाभियोग चलाने की योजना बना रहे हैं? क्या ये अभी भी गलत है अगर मेरे पिता मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देते हैं? किन नान ने उदासीनता से पूछा। जब उसने ये पूछा तो उपस्थित लोगों के सिर खड़खड़ाहट वाले ड्रम की तरह महसूस हुए। ये कैसे संभव है? कुलपति किन तियान केवल कबीले की प्रतिभा की सहायता कर रहे हैं। ये कैसे गलत है? मेरी राय में 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना अभी भी पर्याप्त नहीं है। थोड़ा और होना चाहिए। ये सही है युवा भगवान किन नान, आप हमारे किन कबीले के प्रतिभाशाली हैं। आप पर कुछ बॉडी टेम्परिंग गोलियां खर्च करना कोई समस्या नहीं है। हमारे किन कबीले के कुलपति पद का दावा केवल कुलपति किन तियान ही कर सकते हैं।
इन उपस्थित लोगों ने अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया, इसे चापलूसी और मीठी बातों से भर दिया। अब जबकि किन चांगकोंग और किन तिबा चले गए हैं, वे कबीले में किन तियान की स्थिति पर महाभियोग लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। किन चांगकोंग रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा। हालांकि वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर वे इस बिंदु पर महाभियोग लगाना जारी रखते हैं, तो कौन जानता है कि अगर किन तियान ने अपना कदम उठाया तो क्या होगा। किन तियान ने दूसरों की ओर देखा, उसकी आंखों में दुख का एक निशान था, साथ ही थोड़ी उदासीनता भी। ये सब करने के बाद किन तियान एक बात पर बहुत स्पष्ट था। किन कबीले के लोगों की ये भीड़ लंबी घास की तरह थी। जहां भी ज्यादा फायदेमंद होता, वे उस दिशा को सीख लेते। उनमें किसी भी तरह की वफादारी नहीं थी। उस पल किन तियान को अचानक थोड़ा सुस्त महसूस हुआ। नानर, ठीक है, चलो चलते हैं। किन तियान ने अपने हाथ हिलाए और किन नान को गर्व से देखा। पिताजी, 1 मिनट रुकिए, मुझे अभी भी उपस्थित लोगों से कुछ बातें कहनी है। किन नान की निगाहें शांत थी, क्योंकि वो उपस्थित लोगों की ओर देख रहा था। लोग थोड़े चौंके, उसके बाद वे ध्यान से सुनने लगे। आप किन कबीले के उपस्थित लोग हैं, और तदनुसार आप मेरे वरिष्ठ भी हैं। किन नान ने बिना किसी भावना के कहा, हालांकि आज जो हुआ उसके बाद आप अब मेरी नजर में वरिष्ठ नहीं हैं। उसके मुंह से निकले पहले शब्दों ने उपस्थित अधिकांश लोगों के चेहरे पर बड़ा बदलाव ला दिया। किन नान को इसकी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसका स्वर और भी तीखा होता गया। मेरी नजर में आप एक लंबी घास की तरह हैं, जो सत्ता के साथ बहते हैं। एक पक्ष जितना मजबूत होता है, आप उतना ही उसके प्रति झुकते हैं। आपने मेरे पिता के कुलपति पद पर आक्षेप लगाया, जबकि बार बार कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पिता ने मुझे, एक बर्बाद बेटे को, लापरवाही से 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दी। हालांकि तथ्यों के बारे में क्या? किन कबीले के विकास के पीछे कौन था? मेरे पिता। अगर हम मेरे पिता द्वारा किए गए योगदान को छोड़ दें, तो भी हम उनके द्वारा इसके पीछे किए गए अपार काम को गिन सकते हैं। तो क्या हुआ अगर उन्होंने अपने बेटे को 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दी? और तो और, उन्होंने इस कृत्य की भरपाई के लिए अपने वेतन का भी इस्तेमाल किया। क्या यह हो सकता है कि आप लोग मानते हैं कि कुलपति को किसी भी तरह की व्यक्तिगत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए? जब किन नान ने यह कहा, तो उसकी आंखों में क्रोध उमड़ने लगा। हालांकि आपके रवैये ने मुझे बहुत निराश किया है। आप में से कोई भी मेरे पिता के प्रयास को नहीं समझता है, और आप में से कोई भी पिता की जिम्मेदारी को नहीं समझता है। आप सभी सिर्फ ये देखते हैं कि किन चांगकों को रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए एक शिष्य के रूप में चुना गया है। हर एक शब्द में किन नान का अपार क्रोध था। यही कारण था कि किन नान ने इस बार दरवाजे को रौंदने का फैसला किया। किन तियान ने किन कबीले के लिए जो बलिदान दिए थे, वे असीम थे। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। इस तरह की हरकत ने लोगों को वाकई कड़वा कर दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। समय आने पर आप जो भी चुनेंगे, वो आप पर निर्भर है। मुझे पता है कि किन तिबा निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, और न ही किन चांगकोंग। हालांकि मेरे पास आपके लिए एक और चेतावनी है। अपना निर्णय लेने के बाद आपको उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। जब उसने अपनी बात समाप्त की, तो किन नान का चेहरा एक बार फिर शांत हो गया। अब वो उपस्थित लोगों की निगाहों पर ध्यान नहीं दे रहा था। किन तियान के साथ वो कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चला गया। हॉल के अंदर मौजूद लोग अपने होश में आए और एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। कई शिष्य किन कबीले के मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्रॉस लेग करके बैठे हुए दिखाई दिए। उनके पीछे उनकी मार्शल आत्माएं मंडरा रही थी, जो लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रही थी। इन शिष्यों ने स्पष्ट रूप से अभी तक कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई घटनाओं की खबर नहीं सुनी थी। एक शिष्य जिसने अपने शरीर पर एक शानदार वस्त्र पहना हुआ था,
और उसके चेहरे पर बहुत गर्व था। उसने अपना मुंह खोला और कहा, सभी अपनी साधना को रोके। क्या आप लोग जानते हैं कि किन कबीले के महान हॉल में क्या हुआ था? जैसे ही शिष्यों ने यह कहा, उसने तुरंत उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ ने तुरंत पूछा, भाई किन है? किन कबीले में क्या हुआ? जल्दी करो और मुझे बताओ। अन्य शिष्य भी उत्सुकता से अपने चेहरे भरकर प्रतीक्षा कर रहे थे। किन्ह ने चौथी श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल आत्मा को जगाया था, जो किन चांगकोंग के बाद दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार उसके लिए ऐसी खबर प्राप्त करना आम बात थी, जो अन्य शिष्यों को अभी तक नहीं पता थी। जैसे ही किन हाई ने भीड़ की निगाहें खुद पर महसूस की, उनका चेहरा गर्व से भर गया। उन्होंने सीधे कुछ विस्मयकारी जानकारी दी। इस कबीले की बैठक में बड़े भाई किन चांगकोंग किन तियान के कुलपति पद पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा तो सभी के चेहरे पर बहुत आश्चर्य था। किन चांगकोंग वास्तव में कबीले में किन तियान के पद पर महाभियोग लगा रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। हालांकि जल्द ही शिष्यों को होश आ गया और उनके चेहरे पर एक साथ उत्साह दिखाई दिया। उनमें से कोई भी इस घटना के बारे में नाराज नहीं था। किन तियान पर महाभियोग लगाना ही सही है। उस आदमी ने वास्तव में अपने बर्बाद बेटे को 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दी थी। ये सही है कि नान जैसे बर्बाद बेटे को इतने सारे अमृत का उपयोग क्यों करना चाहिए? अपने बर्बाद बेटे के लिए वो वास्तव में ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे करेगा? उसके पास अब कुलपति बनने की योग्यता बिल्कुल नहीं है। हाँ, बड़े भाई किन चांगकोंग जो कर रहे हैं वो सही ही है। मौजूद सभी शिष्य किन तियान की निंदा करने लगे। जब कुछ समय पहले किन तियान ने किन नान को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स हस्तांतरित की, तो वे बेहद ईर्ष्यालु और जलन में थे। हालांकि उन्होंने किन तियान को रोकने की हिम्मत नहीं की। अब किन चांगकोंग जो कर रहा था, उससे उन्हें बेहद संतुष्टि महसूस हुई। जब किन हाई ने इस पर सभी की प्रतिक्रिया को महसूस किया, तो वो बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था और उसने उन्हें चौंकाते हुए कहा, किन तियान निश्चित रूप से अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए नहीं रखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े भाई किंग चांगकोंग को पहले ही रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए एक शिष्य के रूप में चुना जा चुका है। 5 दिनों में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय लिनशुई शहर में आता है और आधिकारिक तौर पर उसका स्वागत करेगा। अगले ही पल सभी की भावनाएं उमड़ पड़ी। हर एक शिष्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। किन चांगकोंग वास्तव में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए चुने गए शिष्यों में से एक बन गया है। उपस्थित लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया था कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय किस तरह का अस्तित्व बनाए रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय उनका उद्देश्य था। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में प्रवेश करना उनका सपना था। एक पल बाद इन शिष्यों की आंखों में किन चांगकोंग के प्रति बहुत श्रद्धा थी। किन चांगकोंग अब ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसे वे पार कर सकें। किन्ह हंसे। अचानक उन्हें कुछ ऐसा याद आया जिससे उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, जब किन तियान कबीले के कुलपति के रूप में अपना पद खो देगा तो किन नान पूरी तरह से भाग्यहीन हो जाएगा। हाँ, जैसे ही वो हंसने लगा, दूसरे लोग भी हंसने लगे। वर्तमान किन नान को क्या माना जाता है? वो बस एक कचरा था जिसके पास प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। अगर किन नान एक समय में लिनशुई शहर के नंबर 1 जीनियस नहीं होते, साथ ही किन तियान के बेटे भी नहीं होते, तो वे उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। हालांकि इस समय एक व्यक्ति अचानक मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस आया और पागलों की तरह चिल्लाया। वहां एक बड़ी घटना हुई है। सभी ने एक ही समय पर उस व्यक्ति की ओर देखा और किन्ह स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। एक अनजान स्वर में किन्ह ने पूछा, क्या गड़बड़ है? क्या उन्होंने किन तियान की स्थिति पर महाभियोग लगाया है? हाँ, हमें इस मामले के बारे में बहुत पहले से पता था। अन्य लोग एक बार फिर हंसने लगे। जैसे ही वहां आए लोगों ने हंसी सुनी,
वे तुरंत चौंक गए और अपनी सांस रोक ली जब तक कि उनके चेहरे लाल नहीं हो गए। आखिरकार उन्होंने कहा, सबसे हालिया समाचार में कहा गया है कि किन्नान ने सम्मेलन के हॉल में अतिक्रमण किया है। लोंगू पर्वत श्रृंखला में उनका एक सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ, जिसके कारण उनकी साधना शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र की चौथी परत को तोड़कर आगे बढ़ गई। किन्नान और किन चांगकोंग के बीच ये तय करने के लिए लड़ाई हुई कि कौन श्रेष्ठ है, और सिर्फ एक ही चाल में किन्नान ने किन चांगकोंग को हरा दिया, जो अपनी मार्शल स्पिरिट की सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल कर रहा था। धमाका! जैसे ही शिष्यों ने यह सुना, उन्हें लगा जैसे उनके सिर फट रहे हैं। किन्नान जैसे बर्बाद व्यक्ति का एक सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ और उसने शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र की चौथी परत को तोड़ दिया। उसने किन चांगकोंग को हराने के लिए सिर्फ एक चाल का इस्तेमाल किया, जबकि वो अपनी मार्शल स्पिरिट की सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल कर रहा था। किन्नान जैसा बेकार व्यक्ति इतना भयावह कैसे हो सकता है? ये किन्है को विश्वास से परे झटका लगा। वो एक भी शब्द नहीं बोल सका। उसे पहले की अपनी खिल्ली याद आ गई और वो कांपने लगा। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि दूसरे शिष्य भी कांपने लगे। तो क्या हुआ अगर किन्नान के पास सिर्फ पहली श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी? उसकी साधना पहले ही बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत तक पहुंच चुकी थी और उसने किन चांगकोंग को हराने के लिए सिर्फ एक चाल का इस्तेमाल किया, जिसने अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया था। ये लोग मौजूदा किन्नान से कैसे तुलनीय हैं? उनके पास निश्चित रूप से कोई योग्यता नहीं थी। जबकि मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड पर मौजूद शिष्य अचानक आई इस खबर से हैरान थे। हॉल ऑफ कॉन्फ्रेंस में हुई घटना भी जल्दी ही किन कबीले के अंदरूनी घेरे और लिंशुई शहर में फैल गई। इस बार हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। किन्नान ने किन चांगकोंग को हराने के लिए केवल एक ही चाल चली। ये वास्तव में प्रसिद्ध बर्बादी थी। किन्नान, हालांकि इनमें से अधिकांश लोगों ने जल्दी ही अपने होश संभाल लिए और उनमें से किसी ने भी इस मामले को अपने दिल में नहीं रखा। आखिरकार किन्नान के पास केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से बेहद नीरस होंगी। इस बार हो सकता है कि उसका सामना सौभाग्य से हुआ हो, लेकिन क्या अगली बार भी ऐसा होगा? किन चांगकोंग 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि इस बार किन चांगकोंग हार गया हो, लेकिन उसका भविष्य निश्चित रूप से असीम और अतुलनीय होगा। इस समय किन कबीले के एक आलीशान दरबार में मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। किन चांगकोंग की आंखें लाल हो गई। उसकी हत्या करने वाली आभा बन निकली। उस कचरे ने वास्तव में मुझे हरा दिया। कैसे? कैसे? किन तिबा ने किन चांगकोंग की आंखों में देखा और अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका दिल भी अतुलनीय रूप से क्रोधित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान ने उसकी योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। न केवल किन तिबा ने कुलपति के रूप में पदभार नहीं संभाला, बल्कि उनके बेटे किन चांगकोंग को भी पराजित किया गया। इस प्रकार एक दर्दनाक अनुभव को पीछे छोड़ दिया जो उसके विकास को प्रभावित करेगा। शांत हो जाओ, किन तिबा ने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, 5 दिन बाद रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के एल्डर बाई हैंग यहां आएंगे। एल्डर बाई हैंग द्वारा आधिकारिक रूप से आपको अपना शिष्य बनाने के बाद हम आखिरकार आज जो हुआ उसका बदला लेने में सक्षम होंगे। हम किन्नान और किन्तियान, पिता और पुत्र को पीड़ा पहुंचाएंगे। हां, एक बार एल्डर बाई हैंग यहां आ जाए तो मैं उन्हें जरूर दिखाऊंगा। किन चांगकोंग ने भूखे भेड़िए की याद दिलाने वाली नजर दिखाई। इस बीच लिंशुई शहर के दूसरी तरफ फेंग कबीले के भीतर एक निजी कमरे में एल्डर बाई हैंग के यहां आने में कितना समय लगेगा? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। इस व्यक्ति ने अपने शरीर पर एक सफेद बाघ की खाल लपेटी हुई थी और उसका शरीर बहुत ऊंचा था, जिससे एक अवर्णनीय दबाव निकल रहा था। वो फेंग कबीले का कुलपति फेंग ली था। वो 3 दिनों में यहां आ जाएगा।
फेंग ली के सामने खड़ा युवक हंसा। एल्डर बाइहेंग ने किन कबीले से कहा था कि 5 दिन बाद आएगा। हमारे पास अपने मामलों की देखभाल करने के लिए 2 दिन हैं। फेंग ली की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि इस बार किन कबीला कैसे बच पाएगा। जैसे ही युवक ने यह सुना, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने कहा, पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस योजना का क्या मतलब है। आखिर ये किन कबीले के लोग कौन हैं? किन कबीले का नंबर एक प्रतिभाशाली किन चांगकोंग मेरी आंखों के सामने कचरा है। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डर सकता। वो युवक फेंग ली का बेटा था, जो फेंग जू का भाई फेंग रुलोंग था। फेंग ली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। किन कबीले के शिष्यों में 5वीं और 4थी कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट की क्षमता है। हम पूरे किन कबीले को पूरी तरह से साफ करना चाहते हैं और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते। फेंग रुलोंग भावहीन था। उसकी आंखों से खून के प्यासे इरादे को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने फेंग ली द्वारा कहे गए शब्दों को दिल से नहीं लिया। फेंग ली को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, मैंने सुना है कि किन नान ने किन चांगकोंग को हरा दिया है। यह सुनते ही फेंग रुलोंग ने बिना कुछ कहे तिरस्कार में हंसी उड़ाई। यह बहुत स्पष्ट था कि किन नान के पास फेंग रुलोंग द्वारा टिप्पणी करने की योग्यता नहीं थी। पूर्व नंबर एक प्रतिभाशाली किन नान फेंग रुलोंग के दिल में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि वर्तमान किन नान फेंग रुलोंग की नजर में केवल एक चींटी थी, एक कचरा, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वो डरता। फेंग ली ने भी अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किन नान का उल्लेख करने के लिए खुद को फटकार रहा था। उसने पूछा, ओ ठीक है, क्या तुम्हारी बहन के बारे में कोई खबर है? फेंग रुलोंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसकी बहन उसकी देखभाल के लायक नहीं थी। फेंग ली ने असंतोष में कहा, यह फेंग जू पागल होती जा रही है। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। जाओ और खेती करो। अगर तुम्हें किसी चीज की कमी है तो आओ और मुझे खोजो। कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर किन नान सीधे किन तियान के साथ कुलपति के आंगन में गए। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, टाई सैन, जो इंतजार कर रहे थे, ने तुरंत पूछा, बड़े भाई, सब कुछ कैसा रहा? किन तियान ने हंसते हुए कहा, छोटे सैन, मैंने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। अगर किन नान नहीं होते तो मुझे नहीं पता होता कि आज की घटनाओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि किन तियान पहले से ही मामले को अच्छी तरह से समझ चुका था, फिर भी जब उसने इसके बारे में सोचा तो वो केवल आहें ही भर सकता था। आखिरकार टाई सैन शांत हो गया। उसके बाद उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने किन नान को देखा। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, युवा प्रभु, मैं पहले बस चिंतित था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कही गई बातों को अपने दिल पर नहीं लेंगे। चिंता मत करो अंकल सैन, मुझे पता है कि आप मेरे पिता के लिए ऐसा कर रहे हैं। किन नान ने हल्की मुस्कान दी। किन नान का रवैया टाई सैन के प्रति हमेशा सम्मानजनक रहा था, इसलिए चाहे टाई सैन उसका कितना भी अपमान करे, किन नान उसे दोष नहीं देगा। इस समय किन तियान को अचानक कुछ याद आया और उसने किन नान को देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। नानर, हालांकि किन तिबा और बाकी लोग इस बार सफल नहीं हुए, फिर भी स्थिति अच्छी नहीं है। 5 दिनों में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय आएगा और आधिकारिक तौर पर किन चांगकोंग को शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। तब तक मैं कुलपति के रूप में अपना पद नहीं बचा पाऊंगा। किन तियान ने आगे कहा, तुमने इस बार उन्हें नाराज किया है, इसलिए वे निश्चित रूप से इस मामले को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके बदला लेने का इंतजार करने के बजाय तुम अपना सामान पैक करके क्यों नहीं चले जाते और हम दूर देश भाग जाते हैं? जैसे ही टाई सैन ने यह सुना, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि वो किन तियान की बात से सहमत था। हालांकि किन नान को बॉडी टेम्परिंग दायरे की 4थी परत को तोड़ने के लिए केवल आधे महीने की आवश्यकता थी और उसने सैबर वाले दायरे के प्रवेश द्वार को छू लिया था।
फिर भी उसकी मार्शल स्पिरिट केवल प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की थी। ये निश्चित रूप से मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय जैसे महान संप्रदाय शिष्यों का चयन करते समय मार्शल स्पिरिट के ग्रेड को प्राथमिकता देते हैं। किन्नान को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। पिताजी, मैं नहीं जा रहा हूं। अगर मैं अभी चला गया तो मुझे डर है कि मैं फिर कभी चिंता के बिना आराम नहीं कर पाऊंगा। डरो मत पिताजी, अंकल सैन। मेरी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही किन तियान और टाई सैन ने यह सुना, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। वे वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता कैसे नहीं कर सकते थे? हालांकि किन्नान के व्यक्तित्व को देखते हुए उन दोनों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। भले ही वे उसे आगे सलाह दें, लेकिन उसका निर्णय अपरिवर्तित रहेगा। फिर भी किन तियान ने आगे बहस क्यों नहीं की? इसका कारण यह था कि उसे लग रहा था कि उसके अपने बेटे ने एक और दुर्जेय तुरुप का पत्ता छिपा रखा है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे जानते थे कि किन्नान लापरवाह व्यक्ति नहीं है। किन्नान ने दो लोगों को देखा और सोचा। उसने अभी भी उन्हें फेंग रुलों के साथ मामले के बारे में सूचित नहीं किया था। मूल रूप से जब किन्नान ने टाई सैन से सुना कि किन तीबा कबीले में किन तियान की स्थिति पर महाभियोग लगाने की योजना बना रहा है, तो वो दिव्य युद्ध आत्मा को रिहा करने, स्थिति को बदलने और किन चांगकों को हराने की योजना बना रहा था। हालांकि जब उसने सुना कि किन चांगकों को रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए एक शिष्य के रूप में चुना गया है, तो किन्नान ने अंततः खुद को संयमित करने और दिव्य युद्ध आत्मा को रिहा न करने का फैसला किया। ये फेंग कबीले के फेंग रुलों की वजह से था। फेंग कबीले ने सार्वजनिक रूप से यह तथ्य जारी नहीं किया था कि फेंग रुलोंग ने छठी कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था। इसने किन्नान को इसके पीछे के कारण पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। इस संदेह के आधार पर किन्नान को यह महसूस हुआ कि 5 दिन बाद शिष्यों के चयन के दौरान फेंग कबीला कोई बड़ा कदम उठाएगा। वो किन तियान और टाई सैन को इस बारे में नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन्हें बहुत अधिक चिंता हो। इसके अलावा भले ही फेंग कबीले के पास किसी तरह की साजिश हो, फिर भी ये किन्नान के लिए कोई समस्या नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान का तुरुप का पत्ता दिव्य युद्ध आत्मा था, जो 7वीं कक्षा के हुआंग रैंक तक पहुंच गया था। ठीक वैसे ही जैसे किन्नान ने अतीत में फेंग जू से कहा था, वो फेंग रुलोंग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जैसे ही उसने ये सोचा, किन्नान का दिल शांत हो गया। किन तियान और टाई सैन को अलविदा कहने के बाद वो अपने आंगन में लौट आया। अपने घर के आंगन में वापस जाते समय किन्नान को कुछ दिलचस्प बात देखने को मिली। कबीले के सेवक और साथ ही शिष्य जो पहले उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, अब उसका स्वागत करने की पहल कर रहे थे। किन्नान मन ही मन हंसा। ऐसा लग रहा था कि कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई घटना पहले ही इन सेवकों और शिष्यों तक फैल चुकी थी। हालांकि किन्नान ने उनकी अनदेखी की। ये वही लोग थे जिन्होंने अतीत में उसका मजाक उड़ाया और उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए अब इसके लिए पश्चाताप करने की कोशिश करना बहुत देर हो चुकी थी। अपने आंगन में वापस आने के बाद किन्नान जल्दी से अपने घर के अंदर गया और कई जेड बोतलें निकाली और उनमें से बॉडी टेम्परिंग गोलियां निकाली। ढेर में इन गोलियों से निकलने वाली आध्यात्मिक क्यूई बेहद सघन थी। मुझे आश्चर्य है कि इन 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियों के साथ दिव्य युद्ध आत्मा किस स्तर तक पहुंच सकती है। किन्नान ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। यदि कोई पिछली शर्त के अनुसार चलता तो 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दिव्य युद्ध आत्मा के ग्रेड को 1 से बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। उस स्थिति में क्या 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दिव्य युद्ध आत्मा को पौराणिक तियान रैंक तक नहीं पहुंचाएंगी? स्वाभाविक रूप से किन्नान जानता था कि यह विचार थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था।
जब तक वो इसे जुआन रैंक वाली मार्शल स्पिरिट तक बढ़ा सकता था, तब तक वो संतुष्ट रहेगा। किन नान ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और क्रॉस लेग करके बैठ गया, क्योंकि 7 सुनहरी किरणें चमकने लगी। दिव्य युद्ध आत्मा का अवतार उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ, हवा में ऊंचा खड़ा था। उसकी आभा पहले की तरह ही दबंग थी। जैसे ही उसने दिव्य युद्ध आत्मा को छोड़ा, किन नान ने तुरंत अपनी बाह से हाथ बढ़ाया और बॉडी टेम्परिंग की गोलियां निगल ली। जैसे ही बॉडी टेम्परिंग की गोलियां किन नान में प्रवेश की, दिव्य युद्ध आत्मा ने पिछली बार की तरह ही एक अमूर्त आकर्षण छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे अमृत पूरी तरह से अवशोषित हो गया। 1 गोली, 4 गोलियां, 7 गोलियां, 9 गोलियां। जैसे ही उसने 10वीं बॉडी टेम्परिंग की गोली उठाई, किन नान थोड़ा घबरा गया। उसने उसे निगल लिया और ध्यान से दिव्य युद्ध आत्मा में हुए बदलावों को देखा। 1 सांस, 30 सांसों के बाद, काफी देर तक इंतजार करने के बाद, किन नान को थोड़ी निराशा हुई और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। यह निश्चित रूप से उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। 10 बॉडी टेम्परिंग की गोलियां निगलने के बाद भी दिव्य युद्ध आत्मा की ग्रेड में वृद्धि नहीं हुई। चलो फिर से कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं मुझे कितनी चाहिए। किन नान ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने एक के बाद एक बॉडी टेम्परिंग पिल्स को अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार के नतीजों ने किन नान के दिल को हिलाकर रख दिया। 30 गोलियां, 80 गोलियां, 170 गोलियां, 350 गोलियां। किन नान लगातार निगलता रहा जब तक कि वो 490 गोलियों तक नहीं पहुंच गया। लेकिन उसकी पीठ के पीछे दिव्य युद्ध आत्मा निष्क्रिय रही। इन बॉडी टेम्परिंग गोलियों की शक्ति एक विशाल समुद्र में गिरने वाली पानी की बूंद की तरह थी, जो दिव्य युद्ध आत्मा के भीतर गायब हो गई। ऐसा लगता है आखिरकार ये इतना आसान नहीं है। किन नान ने एक बढ़ती हुई खट्टी मुस्कान पहनी। हालांकि उसने जल्दी से अपने रवैये को फिर से समायोजित किया। अमृत पर भरोसा करके एक ग्रेड बढ़ाने की क्षमता पहले से ही स्वर्ग का विरोध कर रही थी। इससे भी अधिक असाधारण मांग करने का कोई कारण नहीं था। ये आखिरी 10 गोलियां हैं। चलो उन्हें एक साथ निगलते हैं, देखते हैं कि मैं ग्रेड बढ़ा सकता हूं या नहीं। किन नान ने अपने दांत पीस लिए और बची हुई बॉडी टेम्परिंग पिल्स को एक साथ निगल लिया। इस बार वो निराश नहीं हुआ। दिव्य युद्ध आत्मा ने 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स की शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसका पूरा अस्तित्व अचानक कांप उठा। इसके बाद दिव्य युद्ध आत्मा के शीर्ष से एक सुनहरी किरण निकली। इससे दिव्य युद्ध आत्मा की आभा अचानक और भी अधिक भयानक और अत्याचारी हो गई। दिव्य युद्ध आत्मा ने 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स का सेवन करने के बाद आखिरकार 8वीं कक्षा में प्रवेश कर लिया था। हालांकि ये उससे कहीं अधिक जटिल था। जैसे ही किन नान को खुशी महसूस हुई, दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों के ऊंचे और धुंधले अवतार की रूपरेखा धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में स्पष्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस धुंधली दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें खुल रही हों। ये किन नान बहुत हैरान था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दिव्य युद्ध आत्मा कब बदल गई और उसकी अपनी आंखें भी बदल गई। मूल रूप से जब किन नान की साधना शरीर के संयम क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंच गई थी, तो उसकी दृष्टि बहुत अच्छी हो गई थी। हालांकि वो महसूस कर सकता था कि उसकी वर्तमान दृष्टि 10 गुना बेहतर थी। जैसे ही किन नान ने अपने चारों ओर देखा, 10 मील की परिधि के भीतर घास और पेड़ अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थे। यहां तक कि मैला पानी भी दिखाई दे रहा था। क्या मेरी दृष्टि वास्तव में बेहतर हो गई है? किन नान के दिमाग में एक विचार आया और उसने दिव्य युद्ध आत्मा में अचानक आए बदलावों के बारे में सोचा। उसका दिल एक बार फिर चौंक गया। जैसे ही दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें खुली, उसकी अपनी आंखों में भी एक बड़ा बदलाव आया। क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि दिव्य युद्ध आत्मा के विकास ने किन नान के भौतिक शरीर को भी प्रभावित किया
और अन्य लाभ ही पहुंचाए। न केवल अमृत पीने से रैंक बढ़ सकती है, बल्कि पिछली बार मुझे अपनी धारणा में भी सुधार महसूस हुआ। मुझे डर था कि इसका कुछ लेना देना दिव्य युद्ध आत्मा से है। अब मुझे पता है कि ये वास्तव में भौतिक शरीर को प्रभावित कर सकती है। ये दिव्य युद्ध आत्मा बहुत डरावनी है। किन्नान ने कई ठंडी सांसें ली। वो अपनी बढ़ती भावनाओं को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ था। हालांकि इस समय किन्नान के दिमाग में एक विचार आया। मुझे आश्चर्य है कि मैं इस भयावह दिव्य युद्ध आत्मा की मदद से इस जीवन काल में किस स्तर तक पहुंच सकता हूं। इस पल में किन्नान को लगने लगा कि वो बहुत कम जानता है। उसकी दुनिया में मार्शल किंग पहले से ही सबसे मजबूत अस्तित्व था जिसके बारे में वह सोच सकता था। उसने मार्शल किंग दायरे से ऊपर किसी से कभी मुलाकात या सुना नहीं था, इसलिए वो इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं था। दिव्य युद्ध आत्मा ऐसा कोई नहीं है जिससे वो लड़ता नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है जिसके खिलाफ वो जीतता नहीं है। किन्नान को अचानक अपने मन में शब्द याद आए और उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद ही उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी आंखों से एक चमक निकल रही थी। चूंकि मेरे पास इतनी दुर्जय मार्शल आत्मा है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि मुझे अपना भविष्य कैसे चुनना चाहिए। मुझे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में प्रवेश करना चाहिए। संप्रदाय में प्रवेश करके मैं वास्तव में इस दुनिया को समझ सकता हूं और एक और भी व्यापक दुनिया पर कदम रख सकता हूं, और फिर सभी दुश्मनों को हरा सकता हूं। इस छोटे से क्षण में किन्नान के मार्शल हार्ट ने दिव्य युद्ध आत्मा के परिवर्तनों का अनुसरण किया, जो अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया। अगले कुछ दिनों में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के आने की खबर पूरे लिनशुई शहर में फैल गई। इस खबर ने निस्संदेह किन कबीले और फेंग कबीले के शिष्यों को उत्साह से भर दिया। उनमें से हर कोई सुबह जल्दी उठने लगा और देर से सोने लगा, इस उम्मीद में कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के आने तक उनकी साधना का स्तर एक बार फिर बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, किन कबीले और फेंग कबीले के उच्च वर्ग भी घबराहट में किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इनमें से किसी का भी किन्नान से कोई लेना देना नहीं था। जब से किन्नान ने अपनी 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाया था, तब से वो बहुत मेहनती था। एक नीरस और थकाऊ साधना में प्रवेश कर रहा था। 3 दिन और 3 रातों के दौरान उसने साधना की। किन्नान ने जरा भी हरकत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। आध्यात्मिक क्यूई संघनित सार के एक बड़े सर्प में बदल गया, जो लगातार किन्नान के शरीर में घूम रहा था, जबकि दमनकारी विस्फोटक ध्वनियां निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर चुपचाप बल का एक समूह फूट रहा हो। 3 दिन और 3 रात की साधना से गुजरने के बाद 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के समर्थन के कारण किन्नान की वर्तमान आभा अतुलनीय रूप से तेज हो गई थी। उसकी आभा उसके चारों ओर इस हद तक फैल गई कि उसमें जमाव के अस्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे। अचानक किन्नान ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक रहस्यमय चमक दिखाई दी। बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत विसरा को परिष्कृत करना है। अपने स्वयं के विसरा को अधिक लचीला और लचीला बनाने की अनुमति देना। उस स्थिति में बॉडी टेम्परिंग दायरे की 5वीं परत त्वचा, मांस, मांसपेशियों, हड्डियों और विसरा को एक और स्तर तक सुधारना चाहिए और उन्हें और भी मजबूत बनाना चाहिए। अगर मैं बॉडी टेम्परिंग दायरे की 5वीं परत तक पहुंच सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से अजेय हो सकता हूं। आग और पानी मेरे पास नहीं आ पाएंगे। इस क्षण में किन्नान के मन में कई सवाल धीरे धीरे खत्म हो गए। सब कुछ उसके लिए स्पष्ट हो गया। स्वाभाविक रूप से इस अवधारणा को समझने में उसकी आसानी का कारण 8वीं कक्षा की दिव्य युद्ध आत्मा में उसकी वृद्धि थी। साथ ही किन्नान का पागलपन भरा 3 दिन और 3 रात का ध्यान था। यही तैयार होने का मतलब है, ताकि सफलता आसानी से मिल सके। अब चलो एक बार में बॉडी टेम्परिंग दायरे की 5वीं परत को तोड़ते हैं, किन्नान ने गहरी आवाज में चिल्लाया।
उसके पूरे शरीर की ऊर्जा अचानक बढ़ गई और उसकी पीठ के पीछे दिव्य युद्ध आत्मा से एक शक्तिशाली आकर्षण बल भी फूट पड़ा। इस पल के भीतर किन्नान का शरीर एक विशाल भंवर की तरह बन गया था, जो सभी दिशाओं से आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था। जैसे ही राजसी आध्यात्मिक क्यूई ने उसे घेर लिया, किन्नान का भौतिक शरीर थोड़ा कांपने से बच नहीं सका। धमाका! किन्नान के शरीर से लगातार विस्फोटों की एक श्रृंखला निकली। उसने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसके शरीर में आध्यात्मिक क्यूई की अत्यधिक मात्रा से होने वाला दर्द उसे सहना पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गई, मानो वह एक क्रोधित जंगली जानवर हो। उसने झुकने से इनकार कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के बाद किन्नान का शरीर अचानक एक बार फिर कांप उठा। उसके शरीर के भीतर का दर्द ज्वार की तरह था, जो पूरी तरह से खत्म हो गया था, और उसकी जगह उसके चारों ओर एक बहुत ही राजसी शक्ति उमड़ रही थी। यह है बॉडी टेम्परिंग दायरे की 5वीं परत। किन्नान अपने चेहरे पर खुशी दिखाते हुए खड़ा हो गया। वो अपनी मुट्ठी बंद करने और अपने भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर कोई कहे कि बॉडी टेम्परिंग की 4थी परत बॉडी टेम्परिंग दायरे के भीतर एक छोटा सा परिवर्तन है, तो बॉडी टेम्परिंग की 5वीं परत एक अलग ही स्तर पर थी। इस स्तर ने न केवल व्यक्ति के शरीर को मजबूत किया, बल्कि ताकत और धारणा को भी एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। बिना अतिशयोक्ति के कोई ये कह सकता है कि अगर किन्नान को अब किन चांगकोंग से मिलना होता, तो उसे पूरी तरह से हराने के लिए अपनी आधी ताकत का ही इस्तेमाल करना पड़ता। नानर, इस पल में किन्तियान अंदर आया और किन्नान से नजरें मिलाई। उसका चेहरा खुशी से भर गया और वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, क्या कुछ अच्छा हुआ? किन्तियान के पीछे टाई सैन था, जो एक नजर से किन्नान को देखकर थोड़ा संदिग्ध भी था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि किन्नान पहले से अलग था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि वास्तव में कैसे। अचानक टाई सैन को एहसास हुआ और उसने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या तुमने बॉडी टेम्परिंग चरण की 5वीं परत को तोड़ दिया है? जब किन्तियान ने यह सुना, तो उसने भी किन्नान पर नजर डाली। किन्नान की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद, यहां तक कि किन कबीले के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाने वाले किन्तियान को भी पूरी तरह से आश्चर्य हुआ। किन्नान, उसने वास्तव में बॉडी टेम्परिंग चरण की 5वीं परत को तोड़ दिया। मार्शल स्पिरिट अवेकनिंग समारोह को अभी आधा महीना ही हुआ था। इतने समय में बॉडी टेम्परिंग स्टेज की 4थी परत को पार करना बहुत ही भारी था, लेकिन अब वो बॉडी टेम्परिंग स्टेज की 5वीं परत को भी पार कर गया था। यह बहुत ही भयावह था। 2 लोगों के हाव भाव देखकर किन्नान ने तुरंत समझाना शुरू किया। पिताजी, अंकल सैन, लोंगू पर्वत श्रृंखला में जो सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हुई, वो वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक औषधि थी। जब मैं बॉडी टेम्परिंग स्टेज की 4थी परत को पार कर गया, तब मैंने इसे परिष्कृत करना समाप्त नहीं किया था। मैं बॉडी टेम्परिंग स्टेज की 5वीं परत को पार करने के लिए इसकी बची हुई शक्ति पर निर्भर था। किन्तियान और टाई सैन ने यह स्पष्टीकरण सुनने के बाद बिना किसी संदेह के उनके चेहरे पर तुरंत राहत की लहर दौड़ गई। यदि ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक औषधि न होती, तो वे दोनों प्रगति की इस तरह की भयावह गति पर विश्वास नहीं करते। आखिरकार किन्नान की मार्शल स्पिरिट केवल एक मामूली प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की थी। जैसा कि उन्होंने इस बिंदु तक सोचा था, किन्तियान और टाई सैन को किन्नान की किस्मत से कुछ ईर्ष्या थी। स्वर्ग और पृथ्वी की एक आध्यात्मिक दवा जो किसी को केवल आधे महीने में बॉडी टेम्परिंग चरण की 5वीं परत तक पहुंचने की अनुमति देती है, असाधारण रूप से कीमती मानी जा सकती है, और कुछ ऐसा जो मिलना बेहद दुर्लभ है। ये सही है। पिता, अंकल सैन, क्या कोई कारण है कि आप आज मुझे ढूंढ रहे हैं? किन्नान ने अपने सवाल के साथ विषय बदल दिया। किन्तियान ने अपना सिर थपथपाया और याद किया कि वो यहां किस लिए आया था। वो हंसने और खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं सका।
बेशक एक कारण है। कल वो दिन है जब रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय शिष्य भर्ती समारोह होता है। किन कबीले और फेंग कबीले में हर कोई पागलपन की हद तक व्यस्त है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने आंगन में छिपे हुए हैं, ऐसे साधना कर रहे हैं जैसे कि ये आपके लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। टाई सैन, जो उसके बगल में था, भी मुस्कुराया और उसने कहा, युवा भगवान किन्नान, आज कुलपति और मैं आपसे ये पूछने आए हैं कि क्या आप रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह में भाग लेने की योजना बना रहे हैं या नहीं? मैं भाग ले रहा हूं। बेशक मैं भाग ले रहा हूं, किन्नान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पिता, अंकल सैन, आपको अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मुझे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्यों में से एक बनने के लिए नहीं चुना गया हो, लेकिन युवा पीढ़ी के भीतर कोई भी मेरे वर्तमान साधना स्तर के कारण मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जब किन तियान और टाई सैन ने यह सुना तो उन्होंने दोनों ने अपना सिर हिलाया। 5वीं श्रेणी की हुआंग श्रेणी की साधना किन कबीले और फेंग कबीले दोनों में सर्वोच्च अस्तित्व है और युवा पीढ़ी में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि कोई केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करता है तो कोई भी किन नान के बराबर नहीं हो सकता। जब किन तियान ने अपने दिल की चिंता को दूर किया तो उसने कहा, रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह इस बार किन कबीले और फेंग कबीले के बीच एक संयुक्त बैठक है। इसे 2 राउंड में विभाजित किया जाएगा। पहला राउंड फेंग कबीले और किन कबीले के लिए 30 शिष्यों का चयन करना है, उन्हें लॉटरी निकालना है और एक दूसरे से लड़ना है। शीर्ष 5 विजेताओं को दूसरे राउंड में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा राउंड वैसा ही है जैसा आपने अनुमान लगाया है। यह आपकी मार्शल स्पिरिट को मुक्त करना है और मार्शल स्पिरिट के ग्रेड का विश्लेषण करना है। वे कितने लोगों का चयन करेंगे, ये कुछ ऐसा है जो रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लोगों ने नहीं बताया है। क्या ऐसा है? किन तियान ने अपना सिर हिलाया। अचानक कुछ दिमाग में आया और उसने पूछा, यह समारोह कहाँ होगा? स्थान फैंग कबीले में होगा, किन तियान ने उदासीनता से कहा। किन तियान अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। शिष्य भर्ती समारोह फैंग कबीले के मैदान में आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन फैंग रुलों के फैंग कबीले के भीतर होने के कारण किन नान को इस बात का अधिक से अधिक यकीन हो गया कि फैंग कबीला कुछ साजिश कर रहा है। वे इस बार शिष्य भर्ती समारोह का उपयोग किन कबीले से निपटने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। जैसे ही किन नान ने उनके कारणों में से एक को समझा, उसका दिल शांत होने लगा। थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। इसलिए उसने किन तियान और टाई सैन को चेतावनी देने के लिए कुछ नहीं कहा। ओ ठीक है किन नान, मैंने कुलपति से सुना है कि आपने किन चांगकों को हराने के लिए जिस कला का इस्तेमाल किया था वो थंडर क्रैश सेबर आर थी। किन तियान के बगल में खड़े टाई सैन ने अचानक पूछा। हां अंकल सैन, किन नान ने जवाब दिया। ये बहुत बढ़िया है। ऐसा हुआ कि मैं भी थंडर क्रैश सेबर आर्ट की साधना करता हूं और मुझे इसके बारे में काफी समझ है। मैं यंग लॉर्ड को यह देखने दूंगा और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार हो सकता है। टाई सैन ने हंसते हुए अपनी छाती से एक प्राचीन पुस्तक निकाली। किन नान ने जो सुना उससे वो चौंक गया। उसे कभी नहीं पता था कि टाई सैन ने भी थंडर क्रैश सेबर आर्ट की साधना की थी। तुम छोटे दोस्त, जल्दी करो और इसे स्वीकार करो। अंकल सैन ने कई सालों तक थंडर क्रैश सेबर आर्ट में खुद को डुबो रखा है। उन्होंने सेबर के साथ एक का क्षेत्र भी हासिल कर लिया है। अब तुम्हारे अंकल सैन तुम्हें अपनी समझ प्रदान कर रहे हैं और यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ है, किन तियान ने कहा। सेबर के साथ एक, किन नान के चेहरे पर आश्चर्य बढ़ गया, लेकिन उसने इस सहायता को प्राप्त करने के खिलाफ बहस नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे प्राचीन पुस्तक को स्वीकार कर लिया और एक गंभीर स्वर में टाई सैन को प्रणाम किया। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद अंकल सैन। मैं किन नान वास्तव में आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मार्शल वर्ल्ड के भीतर एक मार्शल आर्टिस्ट के पास मार्शल स्किल के प्रति जो समझ थी
वो बेहद कीमती थी, इसलिए कोई भी इसके लिखित अनुभवों के मूल्य की कल्पना कर सकता था। इन अनुभवों के कारण किसी का मार्शल स्किल अधिक से अधिक गहरा हो सकता है और यहां तक कि बहुत अधिक उच्च क्षेत्र पर भी चल सकता है। इस प्रकार टाई सेन द्वारा किन नान को दिया गया ये उपहार वास्तव में बहुत कीमती था। टाई सेन ने भी इस कार्य का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा, युवा प्रभु, आपकी मार्शल कौशल प्रतिभा हमेशा मेरी तुलना में बेहतर रही है। इस शहर में कोई भी आपके बराबर नहीं है। सौभाग्य से आप मेरी साधना के रिकॉर्ड के लिए उपयुक्त है। रहस्यवादी आत्मा शिष्य भर्ती समारोह शुरू होने से पहले एक और दिन है। मैं यहां रहूंगा, इसलिए यदि आपके पास कोई पेचीदा सवाल है तो मुझसे पूछने से न डरें। ये अच्छा है। हालांकि वो थोड़ा हिचकिचाया, किन नान ने तुरंत वादा किया और उसे धन्यवाद दिया। टाई सेन व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देने के लिए आगे आए और ये उनकी सद्भावना थी। उन्होंने शिष्य भर्ती समारोह के दौरान किन नान के और भी मजबूत बनने की कामना की। किन नान को बस इस सद्भावना को स्वीकार करना था। पिताजी, अंकल सेन, अब मैं आपको अकेला छोड़ देता हूं। किन नान ने अपना गुडबैन दिया और तुरंत अपने आंगन के भीतर बड़ी चट्टान पर चला गया और प्राचीन पुस्तक को पलटने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वो पूरी तरह से इसके प्रति आसक्त लग रहा था। किन नान को हमेशा से ही मार्शल स्किल्स में बहुत रुचि थी, इसलिए ये रुचि साधना में उसकी रुचि से भी अधिक थी। जैसे ही किन तियान और टाई सेन ने ये दृश्य देखा, उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी लाचारी थी, लेकिन ज्यादातर संतुष्टि थी। तो क्या हुआ अगर किन नान के पास केवल प्रथम श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी? किन नान में मजबूत बनने की इच्छा शक्ति और दृढ़ता थी। यह विशेषता पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। इसने लोगों को संतुष्टि का एहसास कराया। इसके बाद किन नान ने खुद को पूरी तरह से प्राचीन पुस्तक में डुबो दिया। ठीक वैसे ही जैसे किन तियान ने कहा था, टाई सेन ने कम से कम कृपाण के साथ एक क्षेत्र हासिल कर लिया था। इसके भीतर की समझ ने किन नान की आंखों को चमका दिया और उसे आशा की भावना दी। टाई सेन आंगन के बीच में खड़ा था और बीच बीच में किन नान की ओर देखता था। उसका दिल तेजी से संतुष्ट हो रहा था। इस दौरान टाई सेन के दिमाग में अचानक एक विचार आया, किन नान एक दिन के समय में कितना कुछ समझ सकता है। इसके बाद टाई सेन अनायास ही हंस पड़ा। हालांकि किन नान की मार्शल स्किल के लिए जन्मजात प्रतिभा बहुत बढ़िया थी, लेकिन एक दिन में प्रगति करना असंभव था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, किन नान अभी भी पूरी तरह से प्राचीन पुस्तक में डूबा हुआ था। 6 घंटे बीतने के बाद आसमान का रंग अचानक बदल गया। एक साथ अनगिनत काले बादल आए, जिससे आसमान पूरी तरह से काला हो गया। इस आसमान में एक हल्की दबी हुई गड़गड़ाहट गूंजी। इसके बाद आसमान एक स्लुइस गेट की तरह खुल गया और एक ही बार में असीम जोश के साथ अंतहीन मात्रा में बारिश का पानी बरसने लगा। अरे, ये मौसम इस तरह कैसे बदल सकता है? टाई सेन खुद को कुछ कोसने से नहीं रोक सका, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। वो तुरंत किन नान की ओर मुड़ा और चिल्लाया, किन नान, किन नान। भले ही टाई सेन ने किन नान को परेशान न किया हो, लेकिन इस आंधी तूफान के साथ गड़गड़ाहट, बारिश और बाकी सब कुछ उसके प्रशिक्षण में बाधा डालेगा। जो लोग जागृति के बीच में हैं, उनके लिए ये न केवल अवांछनीय है, बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे ही टाई सेन चिल्लाया, उसकी निगाह अवचेतन रूप से किन नान की ओर गई। इन परिस्थितियों में टाई सेन जैसे बिजली से मारा गया हो। आकाश से बरसती बारिश और तेज गड़गड़ाहट की गूंजती आवाजें उसके सिर के पीछे फेंक दी। वो केवल इतना देख सकता था कि आसमान से बरसती बारिश जमीन पर गिर रही थी और उसकी टकटक की आवाजें, जो हर जगह छलक रही थी, सुनाई दे रही थी। किन नान प्राचीन अभिलेख को पकड़े हुए पुस्तक के पन्ने दर पन्ने पलटने लगा, मानो वो किसी जादुई समाधि में चला गया हो।
उसने अपने आसपास की चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य अवरोध खड़ा कर दिया गया हो। और बारिश की बौछारें अचानक से किन्नान के बैठने की जगह से 10 इंच की दूरी पर रुक गई हों, एक अदृश्य ढाल की वजह से। किन्नान के शरीर के चारों ओर 10 इंच की दूरी मानो पवित्र भूमि के एक टुकड़े में बदल गई हो, जिसमें न तो पानी और न ही आग प्रवेश कर सकती थी। हालांकि टाई सैन, जिसे वज्र तलवार कला में कई दशकों का अनुभव था, इस बात को अच्छी तरह से समझता था। यह कोई अदृश्य अवरोध नहीं था, यह था कृपाण का इरादा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कई वर्षों तक थंडरक्रैश सेबर आर्ट की साधना की है और सेबर के साथ एक के दायरे को पूरी तरह से समझा है। कोई कह सकता है कि टाई सैन सेबर इंटेंट से बेहद परिचित था। कोई व्यक्ति इस तरह के सेबर इंटेंट को तभी समझ सकता है जब वो सेबर के साथ एक को एक निश्चित गहराई तक समझ लेता है और ग्रेटर सक्सेस रियल्म हासिल कर लेता है। किन्नान ने सेबर के साथ एक दायरे में बस एक कदम ही रखा था और उसने सिर्फ एक दिन में इस तरह का स्तर हासिल कर लिया। किन्नान की समझ का स्तर कितना भयावह था। टाई सैन ने एक गहरी सांस ली और किन्नान की आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसने किन्नान को नहीं बुलाया। सेबर इंटेंट के साथ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने के कारण बारिश का पानी उसे छू नहीं सकता था। इसके अलावा उसके चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाज भी सुरक्षा के रूप में काम करती थी। किन्नान को परेशान करना असंभव था, जो एक गहन अवस्था में था। यदि युवा स्वामी किन्नान की मार्शल स्पिरिट उच्च श्रेणी की थी, तो उनकी उपलब्धियां किस स्तर तक पहुंच सकती थीं? टाई सैन ने मन ही मन सोचा कि किन्नान के पास केवल प्रथम श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है और वो आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि किन्नान के पास एक प्रभावशाली जनजात मार्शल स्किल प्रतिभा है, लेकिन उसकी मार्शल स्पिरिट ग्रेड बहुत कम थी। कैंगलान महाद्वीप पर इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि उसकी उपलब्धि बहुत अच्छी नहीं होगी। जैसे जैसे समय तेजी से बीतता गया, बारिश लगातार बरसती रही और लगातार गड़गड़ाहट होती रही। हालांकि इस समय किन्नान के आंगन में बारिश की बूंदों या गड़गड़ाहट की आवाज नहीं थी। इसके बजाय एक भिनभिनाने वाली आवाज गूंज रही थी। यह आवाज किन्नान के शरीर को घेरे हुए कृपाण इरादे से आ रही थी। यह एक कृपाण की तरह था जो अकल्पनीय गति से कांप रहा था। किन्नान के शरीर को घेरे हुए कृपाण इरादे लगातार घने और शक्तिशाली होते जा रहे थे। 14 घंटे बाद एक धमाके की आवाज आई। किन्नान के शरीर को ढकने वाली कृपाण की मंशा बिखरने लगी और वो अपनी उन्मत्त अवस्था से जाग उठा। आसमान लगभग चमक रहा है। किन्नान ने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाया और महसूस किया कि आसमान चमक रहा है। वो चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि वो प्राचीन पुस्तक में इतना डूब गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने इसे पढ़ने में कितना समय लगाया है। उसके बाद किन्नान ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। पिछले 14 घंटों में उसे जो फसल मिली वो कोई छोटी बात नहीं थी। बधाई हो यंग लॉर्ड, कृपाण की मंशा को समझने के लिए, कृपाण के साथ एक और महान सफलता चरण को प्राप्त करने के लिए। उस पल टाई सैन घर से बाहर चला गया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। यह सब अंकल सैन की मदद के लिए धन्यवाद था। किन्नान ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। यदि अंकल सैन के साधना रिकॉर्ड न होते तो वे इतने कम समय में इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। टाई सैन ने अपना सिर हिलाया। युवा प्रभु, विनम्र मत बनो। ये सिर्फ तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा है जो अत्यधिक दुर्जेय है। किन्नान ने इसे अनदेखा किया और जिज्ञासा से पूछा, ओ ठीक है अंकल सैन, आपने अभी जिस वन विद द सेबर क्षेत्र का उल्लेख किया है उसका ये ग्रेटर सक्सेस स्टेज क्या है? टाई सैन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, युवा प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्तमान सेबर कला उस शक्ति को पूरी तरह से पार कर गई है जो थंडरक्रैश सेबर कला में मूल रूप से होनी चाहिए?
किन नान चौंक गए, लेकिन जल्दी से सिर हिला दिया। वास्तव में ऐसा ही लग रहा था। थंडर क्रैश सेबर कला किन कबीले के भीतर केवल एक मध्यम वर्गीय मार्शल कौशल था। किन नान वन विद द सेबर का उपयोग कर सकते थे और सेबर इंटेंट के साथ आगे बढ़ सकते थे। यदि प्रतिद्वंद्वी उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल या सर्वोच्च श्रेणी के मार्शल कौशल का उपयोग करता है तो वे उसके बराबर नहीं होंगे। टाई सेन ने आगे कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, मार्शल कौशल निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी में विभाजित है। मार्शल कौशल की श्रेणी जितनी उच्च होगी, उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि कोई केवल मार्शल कौशल को देखता है तो ये वास्तव में सही है कि ये जितना उच्च श्रेणी का होगा, इसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि एक बार जब आप मार्शल कौशल के साथ दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, उदाहरण के लिए सेबर वाला, तो कोई व्यक्ति अपनी शक्ति निर्धारित करने के लिए अपनी श्रेणी का उपयोग नहीं कर सकता है। इस मामले में यह होगा कि ये किस दायरे में है। दायरे? किन नान को लगा कि वो इसे थोड़ा समझ गया है। टाई सेन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। आप जितने उच्च दायरे में हैं, आपकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। उदाहरण के लिए कृपाण के साथ एक के अलावा तलवार के साथ एक और भी है। उन्हें हथियारों के साथ एक कहा जाता है। यह पहला क्षेत्र है और इसे निम्न में विभाजित किया गया है: नींव, महान सफलता और पूर्णता। हथियारों के साथ एक के बाद सूक्ष्मता नामक एक और भी उच्च क्षेत्र है। उसके बाद और भी उच्च मार्शल क्षेत्र है। हालांकि मुझे इस विषय पर विवरण नहीं पता है। हथियारों के साथ एक से ऊपर सूक्ष्मता है। मैं समझ गया। किन नान को अचानक एहसास हुआ और अब वो पूरी तरह से समझ गया। उदाहरण के लिए, मार्शल स्किल केवल एक अस्थायी उपाय होगा। जब तक कोई व्यक्ति क्षेत्र को समझ सकता है और इस पर निर्भर करता है कि वो कितना समझता है, तब वह जो शक्ति प्राप्त कर सकता है वो सामान्य से भी अधिक होगी। थंडर क्रैश सेबर आर्ट में किन नान की वर्तमान दक्षता इतनी अधिक थी कि कोई भी अब इस कला को मध्यम वर्गीय मार्शल स्किल के रूप में वर्णित नहीं कर सकता था। इस बिंदु पर कोई भी इसके स्तर का वर्णन करने के लिए केवल सेबर के साथ एक और ग्रेटर सक्सेस स्टेज शब्दों का उपयोग कर सकता था। युवा प्रभु, चूंकि आकाश अभी भी उज्जवल नहीं है, तो क्या हमें अभी चलना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम किन कबीले के लोगों में शामिल हो सकें और रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह में भाग लेने के लिए फेंग कबीले की ओर बढ़ सकें? टाई सेन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद दिलाया, क्योंकि उसने देखा कि किन नान विचार करना शुरू कर रहा था। किन नान को होश आया और उसने पाया कि आसमान में अभी भी रोशनी नहीं होने के बावजूद किन कबीले में शोर और उत्साह की हलचल मची हुई थी। ये सुनकर उसने सिर हिलाया। टाई सेन और किन नान किन कबीले के मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल पड़े। चहल पहल भरे मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड पर किन टाइबा अपने चेहरे पर चमक और गुलाबी रंग लिए हुए मुख्य सीट पर बैठे थे। उनके पीछे दूसरे एल्डर और तीसरे एल्डर के साथ साथ किन कबीले के अन्य लोग भी थे, जबकि दूसरी तरफ किन तियान था। हालांकि उसके पीछे कोई नहीं था, वो वहां अकेला खड़ा था, इसलिए अंतर बहुत स्पष्ट था। उनके नीचे के सभी शिष्य किन चांगकोंग के नेतृत्व में थे। वर्तमान किन चांगकोंग पहले वाले की तरह ही था। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था और उसके शरीर से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो अप्रत्याशित रूप से बॉडी टेम्परिंग चरण की तीसरी परत की तुलना में एक स्तर अधिक दुर्जेय थी। यह स्पष्ट था कि उसने पिछले कुछ दिनों में और भी अधिक साधना संसाधनों का उपयोग किया था। जब टाई सेन और किन नान ने मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रवेश किया तो मूल भावुक माहौल अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने आग पर पानी की एक बाल्टी डाल दी हो। भीड़ में सभी की निगाहें तुरंत उन्हें प्रवेश करते देखने के लिए मुड़ गई। सबसे पहले देखने वाले स्वाभाविक रूप से किन टाइबा और किन चांगकोंग थे।
पिता और पुत्र के हाव भाव आक्रोश और हत्या के इरादे से भरे हुए थे। अधीरता का एक निशान भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिता और पुत्र ने पहले ही तय कर लिया था कि वे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह के दौरान बदला लेंगे। अन्य निगाहें किन कबीले के बुजुर्गों और उपस्थित लोगों की थी। कुछ समय पहले सम्मेलन के हॉल में किन नान द्वारा किन चांगकोंग को हराने के बाद उन्होंने बुजुर्गों और उपस्थित लोगों की भीड़ को फटकार भी लगाई थी। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उस समय किन नान के शब्दों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। बुजुर्गों और उपस्थित लोगों ने किन नान को घृणा भरी नजरों से देखा और यह स्पष्ट था कि उन्होंने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तुम किन नान अभी भी कह रहे हो कि इसका पछतावा मत करो? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम्हारे पीछे किन नान किन तियान को पछतावा होगा। अवशेष स्वाभाविक रूप से किन कबीले के शिष्य थे। इन शिष्यों की निगाहें ज्यादा ईमानदार थी और न तो उपहास था न ही उपहास। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान की साधना उनसे कहीं ज्यादा ऊंची थी, इसलिए उनमें उसका सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि शिष्यों की भीड़ में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो तिरस्कार की मुद्रा में थे। कुछ लोग तो धीमी आवाज में किन नान का उपहास करने के लिए अपनी हद से बाहर निकल गए। उनमें से सबसे ज्यादा अतिवादी किन कबीले के प्रतिभाशाली किन्ह थे। किन नान का चेहरा भावहीन था। जब वो पहली बार मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में दाखिल हुआ था तब उसने पहले ही स्थिति पर ध्यान दे दिया था। हालांकि भीड़ के प्रति उसके दिल में थोड़ी निराशा थी, फिर भी उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। उसने बड़ों, उपस्थित लोगों और शिष्यों की ओर एक नजर भी नहीं डाली। किन नान और टाइसेन के किन तियान के पीछे खड़े होने के बाद ही मौत की तरह शांत मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा और शोर हुआ। इस क्षण में किन तियान ने एक हलचल भरी आभा के साथ अपना मुंह खोला। अच्छा, सभी को नियम समझ में आने चाहिए, है ना? उस स्थिति में मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। चूंकि सभी आ चुके हैं तो हमें फेंग कबीले के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ये कहने के बाद किन तियान ने अपना हाथ हिलाया और किन नान और टाइसेन को अपने साथ चलने का इशारा किया। उसके पीछे किन टाइबा और उसकी कंपनी थी जो जल्दी से उसके पीछे चली गई। किन टाइबा के पीछे किन कबीले की सेनाएं थी जो सभी फेंग कबीले की ओर बढ़ रही थी। किन तियान का पीछा करने के कुछ समय बाद किन नान ने बहुत दूर नहीं एक विशाल लाल लकड़ी का गेट देखा। इस महान गेट के ऊपर एक सुनहरा पट्टिका थी। सुनहरे पट्टिका पर 2 अक्षर थे जिन पर लिखा था फेंग कबीला। सुलेख शैली जोरदार और अतुलनीय रूप से बोल्ड थी। महान द्वार के बाहर नौकरों की 5 पंक्तियां थी। ये सभी नौकर लाल वस्त्र पहने हुए थे और सभी खुशी से भरे हुए लग रहे थे। किन कबीले की भीड़ को देखने के बाद उनमें से एक नौकर बॉडी टेम्परिंग स्टेज की तीसरी परत के साथ बाहर आया और चिल्लाया, किन कबीला आ गया है। यह सुनने के बाद फेंग कबीले के भीतर से एक भयंकर ऊर्जा फूट पड़ी। एक ऊंचा आदमी अपने शरीर पर सफेद बाघ की पोशाक लपेटे हुए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान होने के बावजूद उसकी ऊर्जा अभी भी बहुत भयंकर थी। यह व्यक्ति फेंग कबीले का कुलपति फेंग ली था। जैसे ही फेंग ली प्रकट हुआ, किन कबीले के उपस्थित लोगों और शिष्यों के दिलों में तनाव बढ़ने लगा। किन कबीले, आप यहां हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, भाई किन तियान, हमारे मैदान छोटे हैं, इसलिए हम आपका भव्य स्वागत नहीं कर सकते। कृपया मुझे माफ करें। फेंग ली ने स्वागत भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें किन तिबा पर बिल्कुल भी नहीं पड़ी, ये सिर्फ किन तियान पर टिकी थी। किन तिबा का चेहरा बदल गया। किसी को यह समझना था कि हालांकि किन तियान कुलपति थे, लेकिन कौन नहीं जानता था कि इस समय किन कबीले में वास्तव में सत्ता किसके पास थी। वो किन तिबा थे। फेंग ली की यह हरकत मूल रूप से किन तिबा के चेहरे पर तमाचा मारने जैसी थी। हालांकि
वर्तमान में वे फैंग कबीले के क्षेत्र में थे। इसके अतिरिक्त ये रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह भी था। भले ही किन तिएबा का गुस्सा और भी खराब हो रहा था, फिर भी उसे खुद को रोकना था। फैंग कबीला पहले से ही काफी खर्चीला है, भाई फैंगली। चलो अभिवादन के आदान प्रदान में समय बर्बाद न करें, दो बुजुर्गों को इंतजार न करवाएं। किन तियान शांत रहा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। फैंग ली ने और कुछ नहीं कहा। वो लोगों की भीड़ को फैंग कबीले में ले आया। हालांकि वहां जाते समय उसने किन तियान से बात करने की पहल की और किन नान के बारे में भी पूछा। उसने किन तिएबा की तरफ कोई नजर नहीं डाली जो उसके बगल में था। फैंग ली किन कबीले की भीड़ को सीधे उनके मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आया। मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड के भीतर एक भव्य मंच था। यह भव्य मंच सफेद जेड का था और खास तौर पर आलीशान दिखाई दे रहा था। इस भव्य मंच के नीचे 50 मील की परिधि वाला एक अखाड़ा था। अखाड़े के ऊपर सीटों की कतारें थी। किन नान शांत और संयमित रहते हुए किन तियान के पीछे पीछे चला। उसने अपनी नजरें फैंग कबीले के शिष्यों पर घुमाना शुरू कर दिया। उसकी नजर तुरंत एक युवक पर टिक गई। इस युवक ने सफेद लबादा पहना हुआ था और उसका फिगर फैंग ली जैसा था, बहुत ऊंचा। हालांकि इस युवक की आभा से ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ बॉडी टेम्परिंग स्टेज की तीसरी परत ही हासिल की है। जब किन नान इस युवक को देख रहा था तो स्वाभाविक रूप से वो युवक भी किन कबीले के लोगों की भीड़ में से देख रहा था। हालांकि उसकी आंखों में भारी तिरस्कार भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति फैंग रुलोंग है। उसके पास 6ठी कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। उसके लिए सिर्फ बॉडी टेम्परिंग स्टेज की तीसरी परत हासिल करना असंभव है। ऐसा लगता है कि वो अपनी साधना को छिपा रहा है। किन नान ने अपने दिल में मोटे तौर पर अनुमान लगाया। उसकी नजर जल्दी से भव्य मंच पर चली गई।